अभी मैं नाम अर्शम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो लेक्चर नंबर 6 इसका मतलब केमिस्ट्री चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक हर एक चीज कवर कर रहे थे, डिटेल में कवर कर रहे थे। ये सारे जे मेंस सिलेबस, सारे जे एडवांस का सिलेबस सबको मर्ज करके सारे जे एडवांस के क्वेश्चन, सारे जे मेंस के क्वेश्चन, उनके सब कुछ थ्योरी डिटेल में क्रश करके हर एक चीज पढ़ रहे थे। इवन पीवाईक्यू को एकदम सिस्टमेटिक वे में हर एक पीवाईक्यू को हर एक टाइप को कवर कर रहे थे डिटेल में भी। मैंने कहा ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 तक मैंने कवर किया, डिटेल में कवर किया। और इवन प्रोबेबली ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है किसका, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का। इसके बाद मेरा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री डिटेल में कवर हो जाएगा। अभी हम पढ़ते आए हैं, हमने ये सीखा थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए या थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए, हमने ये सीखा कि इनमें न्यूमेरिकल्स पता क्यों बनते भैया, इनमें थ्योरी ज्यादा है इसलिए इनमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। थोड़ी सी बात अटपटी है ना कि भाई इसमें थ्योरी ज्यादा इसलिए इनमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। मैंने कहा हाँ, इसके क्वेश्चन अच्छे दिमागदार क्यों बनते हैं, इसकी थ्योरी भी बहुत डीप है और मैं उसी डीपनेस के साथ बहुत क्रश करके थ्योरी को एकदम गजब तरीके से पढ़ाया हूं। बिलीव मी, जाके एक बार देखोगे तो पता लग जाएगा। तो इस सब पढ़ते हुए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में क्रश कर चुके थे, सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके थे, सारी एंथैल्पीज को पढ़ चुके थे, हीट ऑफ द रिएक्शन को पढ़ चुके थे, हीट ऑफ द रिएक्शन में जितने टाइप होते हैं सब कुछ डिटेल में कवर कर चुके थे। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हर एक चीज डिटेल में, इवन कोई चीज बची नहीं है। मैंने सारा चीज विद क्वेश्चन, जे एडवांस की इलस्ट्रेशन के साथ, जे मेंस के इलस्ट्रेशन के साथ सब कुछ डिटेल में कवर किया और पहुंचे हैं यहां तक। भैया हमने फर्स्ट लॉ तक पढ़ लिया, सब कुछ डिटेल में पढ़ा, तो भैया हमें क्या सीखा मैंने कहा फर्स्ट लॉ हमारे कहीं जाके अटक जाता है। क्या मतलब भैया? मैंने कहा उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उसकी लिमिटेशंस आ जाती है, उससे क्या लिमिटेशंस है? मैंने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि वो कैलकुलेट कर देती है कि कितना वर्क डन हो रहा है किसी प्रोसेस में। एक चाय रखी है, वो चाय कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाती है, तो वो चाय कुछ टाइम में ठंडी हो जाती है, वो उसका वर्डन कैलकुलेट कर देगी कितना टेम्परेचर बाहर गया, या कोई सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस कुछ भी हो उसके अंदर का वर्डन कैलकुलेट करना हमारा ये सिखा देती है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पर जब मैंने उससे पूछा कि जो हमारी चाय थी ये ठंडी क्यों हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये प्रोसेसेस क्यों होते हैं इसका कोई जवाब नहीं था। और कुछ प्रोसेसेस जो नहीं होते हैं उसका भी जब मैंने उसका आंसर पूछा आंसर उससे दिया नहीं गया। वो थर्मो कहते हैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ था भैया, वो वहां पे जाके अटक गया। वो जाके वहां पे स्पेसिफाइड बता नहीं पाता कि ये रीजन क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्यों ये नहीं बता पाता। उसने कहा होता है, अब इसके आगे जो पूछोगे मैं बता दूंगा, पर क्यों होता है ये मत पूछो मुझसे। हाँ भैया कुछ ऐसा ही था थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। हाँ, उसने क्या किया, प्रोसेस अब क्यों कुछ प्रोसेस होते हैं और क्यों नहीं होते वो नहीं बता पाए भैया, वो डायरेक्शन नहीं बताता है। कुछ चीजें मैंने लिख के लाए, बस ये मैंने एक स्लाइड जो लिखी है, बाकी मैं सब कुछ लिख के बताऊंगा, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। भैया वो डायरेक्शन ऑफ द हीट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि भैया एक बॉडी से एक गर्म बॉडी है, गर्म कोई मेटल की बॉडी है भैया, वो कुछ टाइम में ठंडी गिर जाती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्यों होती है। भैया चाय ठंडी क्यों हो गई कुछ टाइम बाद, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसकी हीट का डायरेक्शन। भैया वो चाय ठंडी होने की बजाय ये चाय गर्म नहीं हो सकती थी भैया, हीट का डायरेक्शन में ये उल्टा भी हो सकता था भैया, पर ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाई। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये स्पॉन्टेनिटी की प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई भैया। स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस, मैंने कहा कुछ रिएक्शन अपने आप हो जाती है जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कुछ प्रोसेस अपने आप नहीं होती जिन्हें कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ भैया, तो ये इन्हीं प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, जब मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसने इसका आंसर नहीं दिया। तो इन सबका आंसर देने के लिए हमारा सेकंड लॉ आया। सेकंड लॉ ने कहा कि मैं दूंगा सबका आंसर। रीजन के पीछे, रीजन के आगे का जितना भी आंसर था वो फर्स्ट लॉ दे चुका है। रीजन के पीछे जो रीजन क्या होता है उसके पीछे का सारा आंसर मैं दूंगा, क्योंकि कौन था, सेकंड लॉ प्रोसेस। सेकंड लॉ ने कहा कि ये लाइनें समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख लेना। एक बार मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैं जो डिटेल में क्रश करके फिर से अगली बार में इसके बाद इरेज करके जो पढ़ाऊंगा उसके बाद समझ में आता है कि ये गारंटी देता हूं। तो उसने क्या कहा कि कोई प्रोसेस होता है उसकी एंट्रोपी यूनिवर्स की, जो कोई प्रोसेस होता है, कोई भी सिस्टम में कोई प्रोसेस होता है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती हुई है। ये लाइन हमें थोड़ी सी समझ नहीं आई कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है भैया। ये जो चाय है, ये कॉफी है भैया, ये ठंडी हो रही है, तो ये यूनिवर्स की एंट्रोपी से क्या लेना देना इसकी। मैंने कहा जो हीट निकलती है, हाँ। मैंने कहा भैया पहले तो ये सब छोड़ो, मुझे एंट्रोपी का मतलब ही नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं भैया। उसके बाद कहा कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज कैन नॉट डन विदाउट परफॉर्मिंग वर्क। उसने कहा
कि चाय तुम्हारी ठंडी हो सकती है, गर्म चाय तुम्हारी ठंडी हो सकती है, पर ठंडी चाय गर्म खुद से नहीं हो सकती बिना कोई वर्क किए। उसने ये कहा। अब उसने ये क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन क्यों है, ये सारी डिस्कशन हम इसके बाद करने वाले हैं। उसने कहा कि एनी प्रोसेस अकरिंग इट्स ओन इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। उसने कहा कि कोई प्रोसेस जो खुद से हो जाता है उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये क्यों उसने कहा कि ऐसा होता है, क्यों वर्क करने पे ही ये ट्रांसफर होगा हीट, क्यों यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, चलो सब कुछ डिटेल में फिर से पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं एक बार फिर से, थ्योरी में क्रश करके फिर से अंदर जाते हैं। ठीक है, ये सब लिख देना, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते होंगे भैया थ्योरी नहीं लिखवाते, थ्योरी नहीं लिखवाते, लो लिखवा दिया थ्योरी। देखो मैंने टाइम बचाने के लिए सब किया, ठीक है ना, सब कुछ टाइम बचाने के लिए किया। कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं खुद से। हाँ भैया, तो हमें केमिस्ट्री वाले ने कहा कि जो रिएक्शन जो खुद से हो जाती है उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद से नहीं हो पाती है उन्हें कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो हमारे केमिस्ट्री वाले ने डिफाइन नहीं कर दिया कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है क्या क्या होता है, उन्होंने कहा एक और चीज, चलो ठीक है एक और चीज देखते हैं। उसने कहा क्या, उसने कहा चलो रीजन देखते हैं कि क्यों रिएक्शन होती है क्यों नहीं होती है, मतलब क्यों रिएक्शन, कैसे बताओ आपको। उसने कहा छोड़ो मेरी बात सुनो, तुमने क्या कभी वर्ड सुना है एंट्रोपी? नहीं भैया मैंने कभी वर्ड एंट्रोपी नहीं सुना। मैंने कहा तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से एंट्रोपी को डिफाइन करने का आसान सा तरीका बताया गया है कि कोई सिस्टम है उसके अंदर कितना वाइब्रेशन है। क्या मतलब भैया? मैंने कहा कोई सिस्टम है उसके अंदर कितना उछल कूद हो रहा है, वही उसकी एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी एक टाइप की एनर्जी होती है जिसे हम अभी आपके सिलेबस के साथ डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वाइब्रेशन अंदर शरीर के हो रहा है। अगर अंदर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज्यादा उथल पुथल हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जिसके अंदर कम हो रहा है उसकी एंट्रोपी कम होगी। उसने ये कहकर डिफाइन कर दिया केमिस्ट्री वालों ने, और उन्होंने कहा कि तुम्हें भी ऐसा याद करना है। मैंने कहा नहीं ऐसा मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा और मुझे डेटा करके बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे तुम कहते हो तो मैं बताता हूं। उसने कहा कि इतना समझे कि जिसके रिएक्शन के अंदर ज्यादा उथल होगी उसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा होगी। मैंने कहा कैसे? कहा कि गैस और सॉलिड का एग्जांपल ले लो। मैंने कहा गैस और सॉलिड का? हाँ तुम गैस लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है ले लेता हूं। उसने कहा कि गैस में जब देखते हो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। हाँ, और जब अगर हम जब तुम सॉलिड को देखते हो तो वो बहुत चिपके चिपके रहते हैं। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होती है, बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी पानी का एग्जांपल है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है सॉलिड के बीच में। हाँ भैया, तो ये बहुत स्टेबल होते हैं, इतना उथल पुथल ये नहीं कर पाते। पर इस हैंड में देखें तो जो ये गैसेस है इसके अंदर मॉलिक्यूल चिपके उपके नहीं है, कहीं कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर। इनके तभी वो वाइब्रेशन है, इनके अंदर भी उछल पुथल ज्यादा है भैया। मैंने कहा तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? केमिस्ट्री ने कहा एंट्रोपी बेसिकली इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर उथल पुथल ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है इतना समझना है? मैंने कहा मैंने कहा दूसरी बात पे, मैंने कहा भैया दूसरी बात पे कौन सा? तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ठीक है सर इतना मुझे समझ आ गया कि एंट्रोपी होती क्या है, चलो जरा मुझे बताओ कोई रिएक्शन होती क्यों है और क्यों नहीं होती। पहले मुझे उस रीजन बता दो, वो स्पॉन्टेनियस क्यों रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होती मुझे एनर्जी देकर करवानी पड़ती है, ये रीजन बता दो मुझे। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा रीजन नहीं है हर्षित। मैंने कहा सर ऐसा मुझे मत बताओ, मुझे थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा रीजन नहीं है, तुम्हें समझने के लिए एक छोटी सी चीज काफी है। मैंने कहा समझाइए ना सर। उसने कहा कि अभी तो तुम पढ़े हो एंथैल्पी डेल्टा एच। मैंने कहा एंथैल्पी क्या होती है? उसने कहा कि ये एक बॉडी की अंदर की एनर्जी है, समझ लो तुम। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी? कह रहे तुम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी अलग अलग चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर तुम अभी समझ लो कि एंथैल्पी के बारे में समझ लो। एंथैल्पी उसके अंदर की एनर्जी, ऐसे समझ लो उसके एनर्जी अंदर की, किसी बॉडी की एनर्जी अंदर की। मैंने कहा ठीक है सर मैं समझ लेता हूं। एग्जाम्पल के कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा समझाओ समझ लो। मैंने कहा ठीक है। कहा कि ये डेल्टा एच जो होता है, जहां तक अभी हम पढ़ चुके हैं, अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा तो उसका मतलब क्या होता है हर्षित? मैंने कहा कि उनसे डेल्टा एच निगेटिव का मतलब होता है कि डेल्टा एच निगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी का रिलीज होना, बाहर जाना। उन्होंने कहा हाँ करेक्ट बोले तुम। किसी सिस्टम से
किसी सिस्टम से अगर एनर्जी या हीट समझ लो, जो कि हीट के फॉर्म में जो हीट है, वो एनर्जी अगर हीट बाहर जा रही है तो क्या होगा इसका डेल्टा एच? इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा सर। कह रहे हैं करेक्ट है, तुम सही बोल रहे हो, इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा। मैंने कहा हाँ सर। इसकी एनर्जी बाहर जा रही है हर्षित। मैंने कहा हाँ सर, इसकी एनर्जी बाहर जा रही है हर्षित, ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने कहा हाँ सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है, पर ये सर ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाहता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच निगेटिव होता है, जो कि एनर्जी रिलीज करता है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी हमेशा। उन्होंने मुझे पहली लाइन ये बोली। मैंने कहा, उन्होंने क्या बोला कि जो जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो स्पॉन्टेनियस होंगे। मैंने कहा क्या सर? कहा कि जो जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, या कह सकते हो जो एक्सोथर्मिक होंगे, ध्यान से सुनना, जो एक्सोथर्मिक होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करेंगे। उनका जब एनर्जी रिलीज करेंगे उनका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर, जो एक्सोथर्मिक होगा और जो खुद से जो एक्सोथर्मिक होगा जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और एक्सोथर्मिक होगा जो कि हीट रिलीज करेगा और वो स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, तो खुद से हो जाएगा। उन्होंने मुझसे ये कहा। मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने कहा सर ये डाउट है। उन्होंने कहा कि वो डाउट क्या है? मैंने कहा कि सर सिंपल सी बात है कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन क्या की हर्षद? मैंने कहा सर एक फर्श पे एक कुछ 10-20 ml पानी गिरा था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो गिरा था नॉर्मली, तो क्या हुआ? मैंने कहा सर वो मैंने कुछ देर बाद देखा तो वो फर्श से पानी गायब हो गया। तो जब मैंने किसी से पूछा किसी ने साफ किया क्या? उन्होंने कहा उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने साफ नहीं किया। तो मैंने कहा कि सर वो क्या वो खुद से उड़ गया? सर ने कहा हाँ उड़ तो गया होगा। मैंने कहा सर ठीक है, अगर आप भी कह रहे हो उड़ गया, मैं भी कह रहा हूँ खुद से उड़ गया, किसी ने उसे टच भी नहीं किया, वो पानी इवेपोरेट करके अपने आप चला गया, उड़ गया, खुद से उड़ गया, हाँ वो तो स्पॉन्टेनियस होगा। वो तो स्पॉन्टेनियस होगा सर। हाँ शिट, वो स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि पानी का इवेपोरेशन, H2O का इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है भैया, स्पॉन्टेनियस है। हाँ उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस है, पानी इवेपोरेट हो गया है, वो स्पॉन्टेनियस है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा कि हम जानते हैं और अभी तक हम पढ़ते आए हैं, पर सर ये पानी जो होता है ये तो एंडोथर्मिक होता है। पानी जो होता है ये तो एंडोथर्मिक होता है, और आप तो कह रहे हो कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए तभी स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो अभी भी स्पॉन्टेनियस है और ये एंडोथर्मिक है। क्या मतलब सर? वो कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा कि हर चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम जाके एक दूसरा टीचर है उनसे जाके पूछो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं गया दूसरे सर से बोला, मैंने कहा रिस्पेक्टेड सर मुझे एक डाउट है। उन्होंने पूछा कि डाउट कौन सा है? मैंने कहा कि कोई रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि जो खुद से हो जाती है, जो कि कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जो खुद से नहीं होती है। तो बोला सर इसमें डाउट क्या है तुम्हें? मैंने कहा सर इसका रीजन मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम क्या समझ में आए हो, अभी तो तुमने क्या समझा? मैंने कहा सर अभी इससे पहले किसी सर ने मुझे बताया था कि एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से मुझे समझाया कि जो एक्सोथर्मिक होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है क्योंकि उनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और उन्होंने कहा डेल्टा एच नेगेटिव है तब जाके स्पॉन्टेनियस होंगी। उन्होंने कहा कि हर्षद अगर तुम इस कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो तुम गलत समझोगे। मैंने कहा सर क्या मतलब है? कहा तुम्हें एक दूसरा मतलब समझाता हूँ। मैंने कहा सर वो मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि और मैं तुम्हें एंट्रोपी के मेथड से समझाता हूं। मैंने कहा सर एंट्रोपी का मेथड क्या है? यहां पे ऊपर हेडिंग डाल देना क्राइटेरिया, ऊपर हेडिंग डाल देना क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन होती है या क्यों नहीं होती है, उनका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप डाल लेना, ठीक है ना, हेडिंग में। ठीक है, तो सब कुछ सिस्टमेटिक चला, कोई दिक्कत नहीं, बस अगर मैं सब कुछ जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखना। ठीक है। जब मैं उनसे पूछा सर आप क्या बताना चाहते हो, उन्होंने कहा कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा एंट्रोपी का।
एंट्रोपी का, हाँ मैं एंट्रोपी का एग्जांपल दूंगा हर्षित, जिसे डेल्टा एस से डिनोट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, जिसे एस से डिनोट करते हैं डेल्टा एस से कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर ठीक है। कहा कि जो सिस्टम की उन्होंने पहला लाइन मुझे मेरे मन में चिपका दी, मेरे सामने बोल के चिपका दी मुझे, कि उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया जिस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, और जिस सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी वो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। थोड़ा सा मैं कमजोर था दिमाग का उस टाइम का, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि जिसकी एंट्रोपी बढ़ रही है उसका वो स्पॉन्टेनियस है, जिसकी एंट्रोपी घट रही है वो सर नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हर्षित चलो मेरी बात सुनो। मैंने कहा सर ये एंट्रोपी घटना बढ़ना मुझे समझाओ जरा। उन्होंने कहा कि जिस चीज की एंट्रोपी, जिस चीज में ज्यादा उथल पुथल होगी, हाँ, उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। मैंने कहा ठीक है सर। जिस चीज में ज्यादा उथल पुथल होगी या जिसकी चीज की एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, हाँ, उसकी एंट्रोपी जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने कहा ठीक है सर। जिस चीज की एंट्रोपी पॉजिटिव आई, मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा कि डेल्टा अगर एस अगर निगेटिव है, एंट्रोपी निगेटिव है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उन्होंने ये कहा कि वो रिएक्शन खुद से नहीं होगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। उन्होंने बस इतना करके डिफाइन कर दिया। मैंने कहा सर मुझे एंट्रोपी मतलब पता है, जिसके अंदर उथल पुथल ज्यादा होती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, और जिसके अंदर उथल पुथल कम होती है उसकी एंट्रोपी कम होती है। हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो जाना, और जिसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा हो। उन्होंने कहा इतना, उन्होंने कहा जिसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो वो स्पॉन्टेनियस होता है, वही स्पॉन्टेनियस होगा। जिसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, वही स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जिसकी एंट्रोपी बढ़ेगी वही रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, वही रिएक्शन अपने आप हो सकता है, और कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। फिर अपडेट आता है। मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था सर ने बोलने से, क्योंकि मुझे डर लगा था सर, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा डाउट है, फिर बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ से मतलब नहीं है, तो मुझे डाउट बताओ। मैंने कहा सर डाउट सुनिए मेरा। सर उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सर वो मैंने गर्म पानी रखा था दवा खाने के लिए, बहुत थोड़ा सा जुकाम भी था, मैंने गर्म पानी रखा था। हाँ, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा वो गर्म पानी थोड़ा सा मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने कहा 5 मिनट में थोड़ा सा कॉल आ गया, अब किसका कॉल आया वो मत जानिए, पर वो कॉल आ गया 5 मिनट के लिए, तो वो पानी देखा मैं अपने आप ठंडा हो गया, वो ठंडा पानी हो गया। मैंने किसी से पूछा क्या किसी ने पानी को ठंडा किया फ्रिज में डाल के, तो किसी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो मेरे मन में आया कि ये क्या खुद से हो गया? सर ने कहा हाँ ये पानी खुद से ठंडा हो गया। और मैंने कहा सर यही तो बात है। उन्होंने कहा कैसी बात है? मैंने कहा सर पानी ठंडा हो गया। उन्होंने कहा हाँ पानी ठंडा हो गया, खुद से हो गया। मैंने कहा सर खुद से तो हो गया। कह रहे हाँ हर्षित, तो फिर इसमें बड़ी बात कौन सी? मैंने कहा सर ये खुद से हो गया। हाँ हर्षित सही बात है सर, ये खुद से हो गया और ये स्पॉन्टेनियस हो गया। खुद से हो गया तो मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया। उन्होंने कहा हाँ हर्षित सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस हो गया। सर ये पानी खुद से भैया कोल्ड हो गया, खुद से ठंडा हो गया, और ये स्पॉन्टेनियस है। हाँ हर्षित। मैंने पर सर आपने ये बताया था, पर कह रहे हैं क्या हुआ हर्षित? मैंने कहा सर अगर एक जगह मैं ठंडा पानी रखता हूँ, एक जगह गर्म पानी रखता हूँ, तो उसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उथल पुथल किसमें करेंगे सर? उन्होंने कहा कि गर्म पानी में जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो ज्यादा उथल पुथल करेंगे, ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा उनके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होगी, तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। हाँ सर वही, गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर के अंदर ज्यादा उथल पुथल होगी, इसकी एंट्रोपी या तो डेल्टा एस या चेंज जो एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, पर अगर ये पानी अपने आप ठंडा हो गया, अपने आप ठंडा होने का मतलब स्पॉन्टेनियस भी है सर। हाँ, और ठंडा भी हो गया। हाँ, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कह रहे हाँ, पर मैंने कहा सर एक मिनट, ठंडा हो तो ठीक रहा है, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। सर एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है सर, एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। आपने कहा था एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी तभी स्पॉन्टेनियस होगी, पर यहाँ पे तो एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, फिर ये क्यों स्पॉन्टेनियस है? मेरे मन में सवाल ये है सर। उन्होंने कहा कि हर्षित तुम्हारा बात सही है, तुम्हारी बात सही है। मैंने कहा सर क्या हुआ?
अब क्या अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने ये बात कही पर ये बात भी गलत हो गई, किसी ने ये बात कही थी ये बात भी गलत हो गई। ये एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, फ्री स्पॉन्टेनियस है। उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जाता हूँ किसी और से, उधर एक सर हैं वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जाके थोड़ा सा उनसे पूछो। ठीक है सर, मैं जाके उनसे पूछता हूँ। जब मैं उनके पास गया, जब मैं उनसे पूछा कि सर ये सब रीजन है मेरे पास, मुझे पता नहीं चल रहा कि कोई भी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और मीन्स दो रीजन किसी ने बताया मुझे, पर ये भी एक जगह पे जाके अटक जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने कहा कि हर्षित तुम पढ़ते तो आए हो, ये सब तुमने सही पढ़ा है, पर हाँ एक लिमिटेशन आ गई तुम्हारे मन में, जो डाउट आया, चलो उसको क्लियर कर देता हूं। पर तुम एंट्रोपी तक जो सेकंड ऑप्शन तक पहुंचे हो, एंट्रोपी तक पहुंचे हो, तुम 10% पहुंच गए हो पर 90% नहीं पहुंच पाए हो, तुम्हारे अपने आंसर में 90% तक तुम नहीं पहुंच पाए हो, चलो मैं पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा सर वो कैसे पहुंचाओगे आप? उन्होंने कहा कि वो मुझ पे छोड़ दो, वो मुझ पे छोड़ दो। आई थिंक हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझ पे छोड़ दो हर्षित। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा क्या तुमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा हाँ सर यूनिवर्स के बारे में मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यूनिवर्स क्या होता है? मैंने कहा सर कोई भी यूनिवर्स होता है एक सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बनता है। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर सर यूनिवर्स बनता है। उन्होंने कहा हाँ हर्षित। हर्षित तुम्हें पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मैंने कहा क्या सर? वो कहता है कि कोई भी हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। एक मिनट, अब मैं सर और अपना कन्वर्सेशन थोड़ा सा रोकता हूं, अब वहां पे रुकना। अगर तुम्हें यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे बढ़ती रहती है, तुम्हें ये चीज अगर डाउट आ रहा है तो देखो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर तुम्हें अभी कंफ्यूजन है, पहले लेक्चर ऑफ किसके थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर में बता चुका हूं, पर यूनिवर्स की एंट्रोपी क्यों बढ़ती है चलो मैं बता देता हूं, एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। कॉफी है, हाँ कॉफी है, कॉफी गर्म कॉफी थी, ये ठंडी हो गई, कुछ टाइम बाद ये ठंडी हो गई। हाँ ये एक सिस्टम है, हाँ ये सिस्टम है, ठंडी हो गई कॉफी, ठीक है भैया ये कॉफी ठंडी हो गई, ये सिस्टम है, हाँ ये सराउंडिंग है, ऊपर सराउंडिंग है, इसके ऊपर क्या है? यूनिवर्स है, ऐसा समझ लो, ये यूनिवर्स है, सिस्टम है, सिस्टम है, सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, ठीक है। कॉफी ठंडी हो गई, इसकी हीट या इसकी कुछ एनर्जी या इसका टेम्परेचर या इसकी हीट कुछ भी समझो, ये बाहर जाएगी जब ठंडी होगी। हाँ भैया बाहर जाएगी, बाहर जाएगी भैया, ये बाहर जाएगी तो ये सराउंडिंग में इसके बाहर जाएगी तो भैया इसकी जो देखो पहले गर्म था, इसकी एंट्रोपी पहले ज्यादा थी और ये ठंडा हो गया, जब इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई तो एंट्रोपी क्या होती है? एनर्जी के फॉर्म में भैया, वो एनर्जी बाहर आ गई भैया, तो भैया सराउंडिंग की भैया एंट्रोपी भैया बढ़ गई भैया, और इसकी एंट्रोपी भी कम हो गई भैया, जितनी इसकी बढ़ी उतनी इसकी कम हो गई भैया। ऐसा हुआ भैया। मैंने कहा कि इतना तुम समझो कि एंट्रोपी इसकी डिक्रीज हुई तो सराउंडिंग एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई भैया। सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई तो सराउंडिंग की बढ़ गई भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा इसीलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई। एक मिनट भैया, अब आप मुझे खेला खेल रहे मेरे साथ। मैंने कहा क्या खेला? सराउंडिंग की सिस्टम की डिक्रीज हुई और सराउंडिंग की बढ़ गई तो इसकी क्यों बढ़ी? ओवरऑल तो भैया नेट तो जीरो है ना। मैंने कहा हाँ लाडले नेट जीरो है, फिर भी बढ़ता है भैया। वो क्यों बढ़ता है? मैंने कहा कि तुम अभी के लिए इतना समझो कि जो एनर्जी निकलती है, हाँ जो एनर्जी निकलती है, हाँ जितनी एंट्रोपी निकलती है बाहर से अंदर से, वो बाहर की एंट्रोपी जो बढ़ाती है वो कुछ ज्यादा बढ़ा देती है, वो कुछ ज्यादा बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू जितनी निकली। तो जितनी निकली जितनी कम हुई उससे ज्यादा बढ़ जाती है, उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए ओवरऑल पॉजिटिव आता है। अब ये बढ़ क्यों जाती है? मैंने कहा लाडली सिंपल सा एग्जांपल लूं। मैंने कहा एक क्लास है एक दूसरी क्लास है, एक क्लास है ये, एक क्लास दूसरी क्लास है, ये इस क्लास में 40 बच्चे, इस क्लास में 40 बच्चे हैं, ये 10-10 बच्चे हैं, तो क्या हुआ 10-10, ठीक है। ये इस क्लास में बहुत ज्यादा शोर शराबा, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को कोई बैग फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये 10 क्लास, एक क्लास में जो बच्चे शांत है इसमें भी 10 बच्चे ये शांति से डिसिप्लिन में बैठे हुए। मैंने क्या किया, मैं गया यार तुम लोग उथल पुथल करते हो। मैंने कहा सर करेंगे। मैंने कहा यार तुम लोग तो बहुत एडवांस हो गया, चलो ठीक है। मैंने इसमें से एक बच्चा निकाला और इस क्लास में डाल दिया। ये जो सबसे बड़ा गुंडा था, मैंने इस बच्चे को निकाला और इसमें जाकर डाल दिया। अब ये वहां पे जाके उथल पुथल कर रहा है। जो वहां पे शांति थी, जितनी शांति थी उससे ज्यादा उसने अशांति कर दी एक बच्चे ने वहां जाके मारपीट करके।
इस क्लास में जितनी शांति थी उस शांति को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ज्यादा ही दंगा कर दिया उसने। तो डिफरेंस समझ लो, शांति से बहुत दंगा, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे। और इसका मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिए थे लेक्चर में फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स के। तो ये जो शांति थी, अशांति में बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा अशांति हो गई एज कम्पेयर टू इस क्लास के। यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा होने लगा सिर्फ एक बच्चे की वजह से एज कम्पेयर टू दिस क्लास। तो वही एज अ सेम समझते हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है भैया, मैं सिंपल से बता देता हूँ कि वही सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि भैया यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है ना? ठीक है, उन्होंने कहा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हाँ, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम अब किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तभी देखेंगे, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तभी कहेंगे अगर उनका डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा। क्या मतलब? ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स उनका अगर पॉजिटिव आएगा तब जाके बोलेंगे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन खुद हो सकती है, ये रिएक्शन खुद होने के लायक है, तब जाके उनसे कहेंगे। पर मैंने कहा सर अगर वो रिएक्शन डेल्टा एस यूनिवर्स अगर निगेटिव है, मैंने कहा सर वही उल्टा। उन्होंने कहा कि हर्षित सिंपल सी बात है यार, उल्टा है तो वही होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा, अब मैंने कहा सर एक डाउट और है, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स अगर इक्वल टू 0 हो, उन्होंने कहा अगर ये रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन जो भी होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बाकी सब ये दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल है। मैंने बताया था ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है, बताया है कि क्यों ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और थर्मोडायनेमिक्स में जो सेकंड लॉ है वो कहता भी है फॉर एनी इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज द एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। थोड़ा सा मैंने लाइन में डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है किसके लिए? इस इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर इस डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इतना क्लियर? हाँ। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आया तो 0 होगा, और डेल्टा एस यूनिवर्स निगेटिव आया तो वो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर निगेटिव आया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां पे जाके मुझे कोई डाउट नहीं आया, उन्होंने हर चीजें एंट्रोपी से रिलेट कर दी, और एंट्रोपी से रिलेट कर दी। उन्हें टोटल एंट्रोपी से रिलेट करने के बाद मुझे समझाया कि तुम्हें यूनिवर्स की एंट्रोपी देखनी है, तुम किसी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं देखोगे। मैंने कहा ठीक है सर, किसी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं दिखेंगे जो कि सेकंड में गलती कर दी थी। अब मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑल ओवर देखनी है। ठीक है भैया, अब आपको समझ में आया ये सब, वो जो कन्वर्सेशन थी वो आपको समझ में आया? ठीक है। मैंने कहा अब मैं चलता हूं कुछ पढ़ाता हूं तुम्हें एंट्रोपी के बारे में। क्या भैया? मैंने कहा बाबू अगर तुम्हें सिस्टम और सराउंडिंग सिस्टम का किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव है निगेटिव है ये सब पता रहेगा, तभी जाके तुम बोल पाओगे डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है निगेटिव है, तभी जाके तुम बोल पाओगे। ठीक है भैया, चलो मैं हर एक सिस्टम का एंट्रोपी देखता हूँ कि एंट्रोपी कैसे पता लगाते हैं कि एंट्रोपी होता कैसे है। भाई एंट्रोपी पता लगाने का दो तरीके होते हैं मेरे पास, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम कैलकुलेशन करके एंट्रोपी को निकालते हैं, और क्वालिटेटिव में हम बाय देख के हम पता कर सकते हैं, बस कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के क्लासेस में, आज के जो लेक्चर है हम इसमें देखेंगे क्वालिटेटिव, कि क्वालिटेटिव किसी देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये जो गैस है, इसकी जो एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो चलो हम देखते हैं क्वालिटेटिव एंट्रोपी कैसे फाइंड करते हैं या कैसे देखते हैं। ठीक है ना? 5 पॉइंट है, इजी है, बिना कोई लॉजिक के आराम से समझा दूंगा। लॉजिक तो है पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने कहा पहला पॉइंट वही रैंडमनेस जिसकी ज्यादा होगी एंट्रोपी इसकी ज्यादा होगी। मैंने कहा सॉलिड लिक्विड गैस किसकी ज्यादा एंट्रोपी होगी? किसी एंट्रोपी ज्यादा होगी भैया, सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, और इसकी कम होगी एज कम्पेयर टू गैस, क्योंकि रैंडमनेस भैया गैस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड में है, उसके बाद सॉलिड में है भैया। समझ गया भैया? रैंडम सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसमें भैया? पार्टिकल्स उधर उधर ज्यादा इसमें करते हैं भैया, उसके बाद इसमें भैया उसमें। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम अगर इतना समझ के हो
इतना समझ गया? हाँ भाई इतना समझ गया एंट्रोपी इसका होता है। मैंने कहा अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में जा रही है तो एंट्रोपी बताओ क्या, एंट्रोपी का चेंज जो होगा डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा? अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो उसमें डेल्टा एस क्या होगा? अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में जा रही है तो उसका डेल्टा एस क्या होगा? अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में जा रही है तो उसका डेल्टा एस क्या होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो इन सब में इसका चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? भैया कोई चीज सॉलिड से गैस में जा रही है, सॉलिड से गैस में आ रही है भैया, एंट्रोपी बढ़ रही है भैया, पॉजिटिव आएगी भैया। भैया कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है भैया, अब भी एंट्रोपी बढ़ रही है भैया, अभी पॉजिटिव होगी भैया। कुछ लिक्विड से भी सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, अब भैया नेगेटिव हो जाएगी भैया। ये कोई चीज सॉलिड से गैस में, सॉरी गैस से सॉलिड में आ रही है भैया, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भैया, अब तो भैया बहुत ज्यादा ही एंट्रोपी भैया नेगेटिव होगा भैया, अब तो बहुत ज्यादा एंट्रोपी भैया नेगेटिव होगा भैया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ। मैंने पूछा कि सॉलिड से लिक्विड में जाने में और दो ले लो। मैंने पूछा तुमसे कि लिक्विड से सॉलिड में जाने में जो एंट्रोपी चेंज आएगा और जो गैस से सॉलिड में जाने में जो एंट्रोपी चेंज आएगा, तो दोनों में एंट्रोपी का चेंज सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा? भैया इसमें होगा, क्योंकि इसमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है और इसमें क्या था भैया, लिक्विड से इसमें जा रहा था। आई थिंक ये क्लियर हुआ? हाँ उधर मैंने कहा ये समझ में आया? हाँ भैया। मैंने कहा चलो ठीक है, पहला पॉइंट समझ में गया? हाँ ये पहला था। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या कहा कि एक सिस्टम है उसका वॉल्यूम V था, मैंने इसको, और टेम्परेचर T1 था, ठीक है। मैंने सिस्टम को वॉल्यूम V था, उसका टेम्परेचर V था, अब उसी सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब बताओ एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? भैया आपने एंट्रोपी बढ़ा दी, अब एंट्रोपी, सॉरी भैया अभी आपने वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखा है पर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया भैया, भैया आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, भैया आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अंदर भैया रैंडमनेस, भैया पार्टिकल मॉलिक्यूल भैया एक दूसरे के और उधर करेंगे भैया, उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी भैया, मतलब भैया आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया तो डेल्टा एस भैया बढ़ेगा भैया, एंट्रोपी भी बढ़ेगी भैया। मेरा काफी अच्छा। मैंने कहा क्या तुमसे कि अगर बाबू वॉल्यूम V था, टेम्परेचर इसका भी T था और इसका भी टेम्परेचर T था, वॉल्यूम इसका V1 था, इसका मैंने वॉल्यूम V2 कर दिया, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को चेंज कर दिया। अब बताओ इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? भैया आपने वॉल्यूम पहले V था, अब आपने वॉल्यूम V2 कर दिया, वॉल्यूम V2 जो बड़ा है V1 से, भैया अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया भैया। भैया जो गैसेस जो भैया जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना गैसेस के, जो भी मॉलिक्यूल होंगे, अब उनके अंदर भैया ज्यादा स्पेस है, अब वो ज्यादा कर सकते भैया, एक दूसरे से ज्यादा दूर तक जा सकते हैं भैया। मतलब भैया अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे भैया तो डेल्टा एस भैया बढ़ेगा भैया, डेल्टा एस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाया तो डेल्टा एस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा एस बढ़ा। आई थिंक ये सब क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने कहा क्लियर लिख लेना इसे, ठीक है ना। अभी ये सब बेसिक चल रहा है क्योंकि मैं अभी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, तो इतना बेसिक, अब आपको लग रहा है कि भैया ये बहुत ज्यादा बेसिक है भैया। मैंने कहा यार पता है ये सब थ्योरी है, बेसिक जब मैं थोड़ा सा और पढ़ा लूंगा ना कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन तुम्हें खा जाएंगे, ठीक है ना। हाँ भैया चौथा चीज क्या होता है, मैंने कहा कोई अभी तक तुमने तो इस सिस्टम के बारे में जाना, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जाना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब तुम कैसे पता लगाओगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है एंट्रोपी निगेटिव है। मतलब भैया मैंने कहा H2 प्लस हाफ O2 बना क्या रहे हैं, H2O गैस, H2 गैस H2O गैस, ठीक है, H2O गैस बना रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ये रिएक्शन बताओ मुझे, ये रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? सॉरी ये रिएक्शन एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, डेल्टा एस बताओ एकदम पॉजिटिव है नेगेटिव है? भैया कैसे पता लगाएंगे? मैंने कहा पता लगाने का तरीका सिंपल सा है, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है? मैंने कहा कि गैस
गैसियस मोल जो सब्सटेंस गैस में है सिर्फ उन्हीं को लेना है। हाँ, उनके मोल का डिफरेंस ले लो, उनके मोल्स का डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, पर उन्हीं के मोल्स लेना जो कि गैसेस में हो, ये भी गैस में है, ये भी गैस। अगर कोई लिक्विड में होता है, कोई सॉलिड में होता है, उनके मोल्स नहीं काउंट करते। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गैसियस मोल। ठीक है ना? हाँ, तो मोल इन प्रोडक्ट माइनस मोल इन रिएक्टेंट। ठीक, प्रोडक्ट कितने मोल है भैया? 1 मोल है भैया, 1 मोल माइनस भैया इसमें कितने मोल है भैया? भैया इसमें 1 प्लस हाफ है भैया, कितने हो जाएंगे? 3/2 हो जाएंगे भैया, 3/2 हो जाएंगे भैया। ये 1 से ज्यादा है भैया। हाँ, ओवरऑल भैया नेगेटिव आएगा भैया। हाँ भैया नेगेटिव आएगा, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारा जो डेल्टा एस होगा वो भी नेगेटिव आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है भैया। अगर ये डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव आता तो क्या होता? तो क्या होता? डेल्टा अगर डेल्टा एनजी का पॉजिटिव आता तो हमारा डेल्टा एस भी पॉजिटिव आता। क्लियर हुआ ये सब? हाँ भैया क्लियर हुआ। मैंने कहा एचसीएल का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, वो उसमें भी नेगेटिव आएगा। ठीक है ना भैया? ओके ना? तो मैंने क्या इसमें क्या कहा भाई? मैंने इसमें आपने भैया इसमें ये कहा कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया या डेल्टा एनजी नेगेटिव आया तो भैया 2 केसेस होते हैं। भैया मैंने क्या अगर पॉजिटिव आया तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, डेल्टा एस भी भैया पॉजिटिव आएगा, और अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आया तो भैया डेल्टा एस भी, हर्षित तुम जल्दीबाजी ज्यादा करते हो, डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा। मैंने कहा ठीक है, पर भैया एक केस और आया है, अगर मेरे मन में कि डेल्टा एनजी अगर इक्वल टू 0 आएगा तब क्या होगा डेल्टा एस का? भैया तो उसके लिए समझाता हूं। मैंने कहा ये एच है। हाँ भैया, मैंने कहा ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, H2 है, Cl2 है। हाँ भैया, ये बना क्या रहे? मैंने कहा ये HCl बना रहे। ठीक है भैया। मैंने कहा इस रिएक्शन में तुम देखो डेल्टा एनजी निकालो भैया। 1 ये भी गैस में है, ये भी गैस में, ये भी गैस में, अभी तीनों गैस में। ठीक है, लिख लेना ये 1 1 1। सॉरी, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। ठीक है ना? हाँ भैया 2 माइनस 1 प्लस 1 भैया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है भैया। अब ये केस बन रहा है भैया। मैंने कहा हाँ, तो इस चीज में भैया ये डेल्टा एनजी भी, सॉरी डेल्टा ये एंट्रोपी है, चेंज एंट्रोपी डेल्टा एच भैया, ये कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ पे डेल्टा एनजी तो 0 आ रहा है भैया। मैंने कहा इस केस में तुम्हें सिमेट्री देखनी है भैया। वो सिमेट्री क्या होती है? मैंने कहा जो सिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं और जो अनसिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं, जो अनसिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एंट्रोपी, उनकी रैंडमनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिमेट्री मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, इसके रिजल्ट में आगे बताऊंगा भैया। ये सिमेट्री मॉलिक्यूल अगर इसमें तोड़ता हूं तो एच भी सिमेट्री है भैया, ये ओवरऑल क्या भैया? सिमेट्री है भैया। क्लोरीन को नहीं तोड़ता हूं, ये भी भैया सिमेट्री है भैया। और अगर यहाँ पे तोड़ता हूं भैया, इधर एच है उधर क्लोरीन भैया, ये अनसिमेट्रिक है भैया। अनसिमेट्रिक है, आई थिंक क्लियर होगा ना, दिख रहा होगा भैया, ये अनसिमेट्रिक है भैया। हाँ भैया, मैंने कहा अगर प्रोडक्ट अनसिमेट्रिक होगा हाँ तो भैया, और रिएक्टेंट अगर सिमेट्रिक होगा हाँ भैया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी भैया? डेल्टा एस की क्या होगी भैया? पॉजिटिव होगी, क्योंकि अनसिमेट्रिक की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक की एंट्रोपी। ये भी लाइन इंग्लिश में लिख लेना, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव अ मोर एंट्रोपी एज कंपेयर टू सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? ओके, ये लाइन ऐड कर लेना इसके लिए। इसका एग्जांपल है, इसका मैंने दिखा दिया, मैंने इसका बता दिया। तो क्लियर है? हाँ भैया ये क्लियर है। मैंने कहा चौथा हो गया, एक पांचवा पॉइंट देख लो। एक केमिकल रिएक्शन का हो गया कुछ कि कैसे एंट्रोपी पता लगाते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा कि अगर गैसेस होंगे, 2 गैसेस होंगी, अगर उनका कंपैरिजन होगा SO2 SO3 NO2 NO3, तो इनमें क्या देखा जाएगा भैया? इनकी अगर इनमें पूछा जाए एंट्रोपी किसकी ज्यादा है भैया, इसमें कैसे देखेंगे? मैंने कहा इसमें देखना है तुम्हें एटॉमिसिटी। जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा एटॉम होंगे, उनकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी भैया। भैया SO3 इधर SO3 है, इधर SO2 है भैया, इसकी एंट्रोपी ज्यादा, मैंने कहा इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है भैया। तो सिंपल से भैया इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा। मैंने कहा हाँ क्लियर? हाँ भैया। भैया पांचों केस क्या भैया? इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। अगर भैया NO हो गया इधर और इधर M2 हो गया, अब तो भैया दोनों में एटॉमिसिटी सेम है भैया। अब क्या देखेंगे?
अगर ऐसा केस आ गया तो इसमें क्या होगा, देखो सारी चीजें कवर कर रहा हूँ भैया। अगर ये केस आ गया तो अब क्या होगा, मैंने कहा अगर ऐसा केस आ गया इस केस में तुम ये देखना किसकी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा भैया। ये एनओ है भैया, एक का 14 होता है, एक का 16 होता है भैया ना। हाँ इसमें क्या होता है, एक का 14 भैया, दूसरे का भी 14 भैया। हाँ तो सबसे ज्यादा ये ज्यादा आ रहा है, हाँ तो ये ज्यादा आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हुआ। इसमें रुका, मैंने कहा क्लियर हो। हाँ भैया क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमारी क्लास खत्म होती है, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके आगे फर्दर मुझे कहीं जाना है, मेरे फ्रेंड का जेई का एग्जाम है ना, तो उसको एग्जाम दिलाने जाना है। तो ये सब सेकंड शिफ्ट है उसका, तो ये सारी चीजें आप देख लो, ये सब सारी चीजें एंट्रोपी तक खत्म होंगी, ठीक है। तो इसके आगे फर्दर मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, अगर आप लेक्चर लेट देख रहे हो देखो नेक्स्ट लेक्चर आ चुका होगा। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके लेक्चर को खत्म करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन। हाँ इसे देखो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, मुझे बताओ इसमें से किसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो, किसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो, ठीक है भैया ये बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। ब्रोमीन लिक्विड से गैस आता है भैया, लिक्विड से गैस आता है कोई भी चीज है भैया, एंट्रोपी बढ़ती है भैया, डेल्टा एस यहाँ पे भैया पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, ये कार्बन सॉलिड है, ये H2O गैस है, रिएक्ट किया तो CO गैस बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया, ये बनाया। तो इसमें कैसे, मैंने कहा इसमें तुम लगा लो क्या, डेल्टा एनजी का कॉन्सेप्ट, जो गैसेस में उनके मॉलिक्यूल का डिफरेंस ले लो भैया, एक ये दो, अब बैलेंस है ना भैया, हाँ बैलेंस है भैया, एक ये दो, हाँ माइनस इधर भी ये दो है, हाँ इधर कितने भैया, भैया इधर एक है भैया, गैसेस मॉलिक्यूल लेना, ये सॉलिड में भैया एक भैया, ओवरऑल भैया पॉजिटिव आ रहा है भैया, पॉजिटिव आ रहा है भैया, डेल्टा एस भैया पॉजिटिव होगा भैया। मैंने कहा इस रिएक्शन में बताओ, ये एनो गैस है, चेंज हो रहा है एनो गैस में, पर कंडीशन क्या है 10 एटीएम 298 केल्विन, इसमें क्या है 298 केल्विन 1 एटीएम, तो इसमें भैया चेंजिंग से गैस एटीएम का आ रहा है भैया, प्रेशर का चेंज भैया, पहले ज्यादा प्रेशर था अब प्रेशर कम कर दिया, अगर प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा देगा तो एंट्रोपी बढ़ती है, इसके भी एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। आई थिंक क्लियर हुआ, ओके भाई। ये आयरन सॉलिड है, ये आयरन सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, पर 400 केल्विन से 300 केल्विन, फिर टेम्परेचर कम कर दिया, अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो यहाँ पे कम हो रहा है तो डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव आएगा भैया। तो मैंने कहा इसमें बताओ भैया, H2 गैस है, सल्फर सॉलिड से रिएक्ट कर रहा है, H2S गैस बना रहा है, हाँ तो अब बताओ ये क्यों हो रहा है, मतलब इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा भैया, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है भैया, एक दो, हाँ एक माइनस दो भैया, ओवरऑल नेगेटिव आया है तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। मैंने कहा नहीं बाबू, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव है, हाँ ये गैसेस में, हाँ उधर भी गैसेस में, हाँ हाँ डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है, समझ में गया, ठीक है ना। हाँ डेल्टा एस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो मैं दिमाग नहीं चल रहा है, हाँ ये गैसेस में है तो ये गैसेस में है, हाँ ये इधर एक है, एक माइनस एक नहीं, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इधर एक है इधर एक है, ये सॉलिड में इसका नहीं चेंज होगा भैया, यहाँ पे भैया डेल्टा एन जो है ओवरऑल जीरो आ रहा है, ओवरऑल जीरो, तो क्या मैंने कहा सिमेट्री और अनसिमेट्री देख लो भैया, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये अनसिमेट्रिक है, अब ये अनसिमेट्रिक है, इसका डेल्टा एन जी ज्यादा होगा, तो भैया मतलब कि भैया एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एन जी सॉरी एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एन जी सॉरी भैया, ये सिमेट्रिक है ये अनसिमेट्रिक है, ये इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, अब एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस बढ़ेगा, ठीक है भैया, क्यों भैया, क्योंकि सिमेट्री और अनसिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ, तो टेंशन मत लेना, अगले लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो उसको देख लेना, अपना ये कवर कर लेना सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।